अच्छा माय डियर, निकालें पेज 443 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फिजिकल वालों ने निकाल लिया हुआ है, बाकी ऑनलाइन पॉज करके निकाल लें। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन हमने 3 किए थे पिछले सफ़ों पे। डेटा सारा वही है, डेटा सारा वही है। पिछले सवालों में ना कैश सारा एडवांस में आ रहा था ऑन यकम। अब इसमें हम थोड़ा सा कैश की डेट बदलने लगे हैं और देखते हैं उस पर सोल्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऑन यकम जनवरी एसएल प्रॉमिसेस टू सेल 130 प्रोडक्ट्स फॉर 13,000। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट निकाल लिया करें कि उसकी प्राइस कितनी है, सेल प्राइस, क्योंकि ये अक्सर मिसिंग होती है। उसने तो 100 दे दिया पर प्रोडक्ट, लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन जो तो हमने किया था उसमें वो नहीं थी गिवन। द एंटिटी विल डिलीवर 70 प्रोडक्ट्स ऑन 31 जनवरी एंड 60 प्रोडक्ट्स ऑन 28 फरवरी। तो 70 प्रोडक्ट से 31 जनवरी को रेवेन्यू बुक करेंगे, 60 प्रोडक्ट्स का 28 फरवरी को। सीएल पेड 13,000 ऑन सीएल पेड 13,000 ऑन 5 मार्च, यानी जनवरी की डिलीवरी भी हो चुकी, फरवरी की डिलीवरी भी हो चुकी, फिर पैसे आए। On 15 February, the contract is modified to require the delivery of an additional 30 products to CL on 10 March. तो 5 मार्च को पहली डिलीवरीज की दोनों के पैसे आ गए थे, फिर 10 मार्च को हमने जो है वो अगली डिलीवरी ली है और CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 25 मार्च 2021। CL ने एडिशनल अमाउंट पे कर दिए 25 मार्च 2021 को। तो पहली डिलीवरी 31 जनवरी, दूसरी डिलीवरी, और इन दोनों के पैसे 5 मार्च को मिले। तो ये इजी नंबर होते हैं, यानी इधर आपने रेवेन्यू बुक करना है, इधर आपने रेवेन्यू बुक करना है, इधर आपने कैश बुक करना है। ये इजी मार्क्स हैं, इसमें किसी को नंबर लूज नहीं करने चाहिए। इधर कैश रिकॉर्ड करना है और 10 मार्च को आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब चीज़ें अलग अलग हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, और प्राइस जो है पुराने की 100 थी और नए की 80 बाजार में ही हो गई है। कोई हम स्पेशल डिस्काउंट नहीं दे रहे, बाजार में ही ये सस्ता हो गया है। तो ये अल्फाज आ सकते हैं, ये अल्फाज याद होने चाहिए। वी विल ट्रीट इट एज अ, बिल्कुल इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, अब एंट्रीज इंशाल्लाह हम रजिस्टर के ऊपर शौक शौक से करेंगे। ये वर्किंग तो मैं आपको इधर से शो कर दूंगा। यकम जनवरी को कितना ऑर्डर आया, 31 जनवरी को डिलीवरी 70, और 15 फरवरी को नया ऑर्डर आ गया 30 का, टोटल 90। इसमें से 60 पुराने वाले डिलीवर हुए और 30 नए वाले डिलीवर हुए। अच्छा, अच्छा जी, डन। इसके बाद हमने क्या रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू। रेवेन्यू बना के रख लें। रेवेन्यू है 31 जनवरी, 28 फरवरी और 10 मार्च। पहले हैं 70 का 100 पे, 60 का 100 पे। कोई एवरेज नहीं करनी, नहीं एवरेज नहीं करनी, हालांकि 15 फरवरी को पता चल गया हुआ है, फिर भी कोई एवरेज नहीं करनी, क्योंकि वी आर ट्रीटिंग इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। 30 का 80, 70 का 100 पे, 60 का 30 का 80 पे। ओके, मत देखे ना, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, ये वर्किंग आप अपने सामने खोल लें, मैं बस चलें इधर ही फिट करते हैं, एंट्रीज इधर ही फिट कर देते हैं। बताएं जी, अब एडवांस तो आया नहीं, तो पहले डिलीवरी कब हुई, 31 जनवरी को। बोलें जी, 7,000। मडियर, ये बनाया हुआ रेवेन्यू है, कस्टमर से कितने पैसे लेने का हक है वो अलग डिस्कशन है। कस्टमर को मैंने कितने यूनिट्स डिलीवर किए हैं, थोड़ा हौसला माय डियर, कस्टमर को थोड़ा हौसला। कस्टमर की कहानी अलग होती है, रेवेन्यू की कहानी अलग होती है। रेवेन्यू बना हुआ निकालना है और कस्टमर की कहानी अलग चल रही है। ये अभी आपको इस सवाल में मजा नहीं आएगा, जरा अगला सवाल देखिएगा, फिर आप स्टार्ट एंजॉय करना शुरू करेंगे जब वेटेड एवरेज निकलनी है। 70 ज़रब 100, उससे कितने ले सकता हूं मैं, 7,000। अगली डिलीवरी 28 फरवरी। कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन तो नहीं है ऐसी, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोई बुक करने की जरूरत नहीं जी। डेटा डेबिट, रेवेन्यू नीचे बनाया हुआ 6,000, और डेटर 60 × 100। कस्टमर से तो 100 ही मांगने हैं ना,
6,000। पैसे कब आ रहे हैं? 5 मार्च को। बोलें रिसीवेबल लफ्ज पेपर में बेहतर यूज कीजिएगा। 13,000 इन दोनों को जमा करके। अगली डिलीवरी 10 मार्च। रेवेन्यू नीचे से बना हुआ और डेटर 30 इंटू 80 24, और ये 2400 से ले लें किस दिन? इसको ऐसा कोई नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला सिनेरियो बताएं, चीजें क्या हैं? अच्छा पेमेंट्स वही हैं 25 मार्च को और वो सारा। अगला सिनेरियो बताएं, चीजें क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। असलम भाई को कहेंगे नहीं, असलम भाई को कहेंगे बाद में करेंगे, जुमे के बाद देखेंगे। चीजें डिस्टिंक्ट है बट प्राइस बोलें स्टैंड अलोन नहीं है, यानी उसने चीजें डिस्टिंक्ट हैं, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है, मतलब उसने मतलब उसने डिस्काउंट दिया है। मेरा रिलेशन बन गया उससे, उसने डिस्काउंट दिया है। चीजें अलग अलग ही हैं, वो मुझे दे कैलकुलेटर ही रहा है। ओके, अब ये सारा करने के बाद रेवेन्यू जरा बनवाएं, कैसे निकलता था रेवेन्यू? किस किस तारीख को बुक करना है? 31 जनवरी, 10 मार्च को। अच्छा पहले पुरानों का बुक कर लें, पहले नहीं पहले पुरानों का बुक कर लें। जी कितना? 7,000। अब आप ऐसा करें, नीचे लिखें, क्योंकि 15 फरवरी को एक कड़िच हो गया है, तो नीचे लिखें क्वांटिटी बताएं, 60 और 30, और ऊपर 60 ज़रब 100 और 30 ज़रब 93.33। अब इसको मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। 93.33 जी, 60 इंटू 5600 जी 2800। चलें जी, 3 मिनट हैं आपके पास, एंट्रीज करें। कस्टमर से वही एंट्री कीजिएगा जो 100 और 80 वाली है। अब थोड़ा सा मसला आएगा, वो आप खुद पहले देख लें, फिर उसको करते हैं हल।
अच्छा जी, डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट 7,000 से, इसमें कोई मसला नहीं। इकतीस जनवरी रेवेन्यू कितना बना के रखा हुआ है ऊपर देखें, 7,000, और उससे कितने लेने हैं, 70 ज़रब 100, अब मैं लिख नहीं रहा, 70 ज़रब 100, 7,000। 28 फेब रेवेन्यू, क्योंकि 15 फरवरी को एक मसला हो गया ना। जी, डेटर बताएं आप किसके ऊपर बुक करें, क्योंकि डेटर तो वही है ना, डेटर से उससे बिल, उसको जो बिल बना के देंगे उससे क्या कहेंगे, यार तुम्हें 60 चीजें बेच दी हैं जी, ये कितने लोगों ने सही किया था, वह हाथ खड़ा कर दें। तो प्लीज कैश की कहानी या डेटर की कहानी उसी के मुताबिक चलानी है जो उससे बात चल रही है। जी, बैलेंसिंग बता दें किस साइड पे, कितना, 400। ये ना वो कोई बिलावल टाइप सिनेरियो बन गए, अनकंडीशनल राइट बन गया पैसे देने का, और लेकिन उतनी डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन वो हमारी अकाउंटिंग की ये रेवेन्यू के मिसमैच की वजह से, कि रेवेन्यू कुछ और चल रहा है और कुछ और, कोई हल नहीं था और अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लाना पड़ना था। जी, 5 मार्च कैश उससे कितना लेंगे जरा खुल के बताएं, 70 का 100, 60 का 100, 13,000। डेटर तो खड़ा हुआ है 13,000 पे, इसलिए उसकी तो टेंशन नहीं है। 13,000, ये सीएल ना खुद ही रेवेन्यू के साथ मैच होकर खत्म हो जाया करेगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। ये जैसे जैसे जब आखिरी रेवेन्यू बुक होगा ये सीएल फारग हो जाना है। जी, आगे बोले। 10 मार्च, ये सीएल असल में अजीब अजीब सी वजह से आया कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, इस वजह से सीएल आ गया। हाँ जी, रेवेन्यू क्रेडिट कर दें 2800, और डेटर डेबिट 30 इंटू 80, बैलेंसिंग वही जो बैलेंस 400, और फिर डेटर से 2400 रुपये नीचे ले लीजिएगा, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, अब आखिरी में मैं अब सारा नहीं कर रहा, आखिरी में तो आपको पता है क्या करना होता है। पहला रेवेन्यू आप 70 ज़रब 100 पे ही बुक कर लें, ठीक है जी। जब 15 फरवरी को ऑर्डर आए तो एक काम करें, 15 फरवरी को ऑर्डर आए, एक काम करें, पुराना 70, पिछली डिलीवरी का 60 और नया 30 नीचे लिख के 70 ज़रब 100, 60 ज़रब 100, 30 ज़रब 80, 96.25, क्योंकि अब इसमें हमने पीछे से हाथ डाला है, 70 से पकड़ना शुरू की हैं चीजें। अब ये 7,000 इधर हो गया। अच्छा, पुराना रेवेन्यू किस पे बुक कर चुके हैं, किस पे बुक करना था, 90, कितने से कम कर दें, 262 से, और 60 और 30 का तो कोई मसला ही नहीं। जी बताएं भाई, पहली एंट्री यकम जनवरी, रेवेन्यू ये बना हुआ ऊपर, उससे आगे 15 फरवरी को यहां एंट्री करनी होगी, रेवेन्यू रिवर्स करेंगे अपना। ये इसलिए रिवर्सल करनी जरूरी होता है कि अगर 16 फरवरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है तो उनको बताना होता है कि 16 फरवरी को तो दुनिया में किसी का ईयर एंड होता नहीं, वैसे अगर 16 फरवरी को मेरा ईयर एंड आ जाए तो यूजर्स को बताना पड़ेगा कि ये 7,000 रेवेन्यू सही नहीं है। जी, वो निकला हुआ सॉरी ऊपर 260, हाँ जी, हाँ करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी बोला, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। अच्छा, अब रिसीवेबल को नहीं खत्म कर सकते ना, क्योंकि उससे वो वाला रिसीवेबल उतना ही है। ये जो सारी गेम हुई है ये उससे डिस्कशन हुई है, कोई प्राइस रिडक्शन टाइप सिनेरियो है उससे डिस्कशन हुई है, या ये
हमने चीजें नॉट डिस्टिंक्ट बेचती थी, तो हमने पीछे से पकड़ाई है, हमने अपना रेवेन्यू रिवर्स करने की कोशिश की। उसको अगर कोई प्राइस रिडक्शन करनी होती वो फिर मैं कुछ और बात आपसे कर लेता, लेकिन ये उसके साथ प्राइस रिडक्शन तो तय नहीं हुई, ये तो मैंने अपने ही रेवेन्यू को रिड्यूस किया बस। तो रेवेन्यू डेबिट, कैश दे दूं, कैश क्रेडिट कर दूं, क्यों नहीं, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी। रिसीवेबल कम ना करूं क्योंकि उससे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि तुम्हें प्राइस रिड्यूस करके देने हैं, तो ये दोनों बातें हो नहीं सकती। तो तीसरी क्या चीज बची, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। नहीं, ये तो चीजें समझ लें एक तरह डिलीवर हो चुकी हैं, तो उनकी बात हो रही है। वो तो बिल्कुल और सिनेरियो था। इसी तो चीजें देखें, एक तरह की डिलीवर हो चुकी हुई है, तो पुराना रेवेन्यू उल्टा रहे हैं। पुराना रेवेन्यू उल्टाते हुए पहली थॉट जहन में ये आनी चाहिए थी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री की है वही उल्टा दें। पहली थॉट, ये जो वैलिड थॉट ये जहन में आनी चाहिए, वो बोले नहीं आनी चाहिए। वैलिड थॉट तो ये जहन में आनी चाहिए, जितने से रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्री की है वही रेवेन्यू रिवर्स करने की एंट्री करें। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उससे स्टिल मेरा रिसीवेबल कितना है, वो आते जाते मुझे मिलेगा, तो मैं तुमसे क्या कहूंगा कि यार तुम्हें वो 70 चीजें बेची हैं 100 रुपए की, तुम्हें जरा पैसे भेजने 7,000, इसलिए इसको हम रिसीवेबल क्रेडिट नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलें। 28 फरवरी बोले, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, उससे रिसीवेबल कितना बुक करना है, रेवेन्यू बनाया हुआ ऊपर नजर मारें, 5775। आगे चलें, मैच नहीं हो रहा तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं, डालें बैलेंसिंग कितना, 225। ये भी एक मिसमैच है, यानी रिसीवेबल कुछ और बुक हो रहा है, रेवेन्यू कुछ और बुक हो रहा है। आगे चलें। हाँ जी, 5 मार्च क्या हुआ है, ये तो कोई मसला नहीं, कैश डेबिट वो 7 और 6 जमा कर दीजिएगा पेपर में, 13,000। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी इस वक्त बहुत शूट अप कर गई हुई है, पता नहीं 225 जमा 262 पे खड़ी है, अल्लाह करे खुद ही खत्म हो जाए। जी बोले, 10 मार्च रेवेन्यू क्रेडिट 2887, वो नजर आ रहा है 2887, लेकिन रिसीवेबल सिर्फ 30 इंटू कितना, बैलेंसिंग वो अब खत्म हो गया, और अब डेटर से कैश ले लें, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, शर्ट एंड टाई शॉप वाला कोई सवाल है, क्वेश्चन 15 है, वो भी निकालें जरा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। फाइव 1 2 नहीं, ये तो इधर ही कहीं होगा, सॉरी इतना आगे नहीं जाना, नहीं इधर ही कहीं है, इधर ही कहीं है। अच्छा, पेज नंबर, चलें पढ़ें सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, ये आप लोगों को कैसे मिल गया सवाल एकदम। शर्ट एंड टाई शॉप entered into a contract with Pakistan Army on Jacob April 16. The contract stipulated that shirt and tie shop would provide 500 uniforms at a standalone selling price of 950 per uniform at each. अच्छा, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ यूनिफॉर्म्स देने का, हर यूनिफॉर्म दूसरे यूनिफॉर्म से इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बनेगा, कोई 6-7 बंदे बाहर निकलेंगे एक यूनिफॉर्म के अंदर, तो वो तो हर यूनिफॉर्म डिस्टिंक्ट है। तो इनडिस्टिंक्ट की मिसाल क्या हो सकती है, इनडिस्टिंक्ट की मिसाल ये हो सकती है ना
कि मैंने उससे कहा कि आप 4 किलो दूध का मिल्क शेक बनाओ, और फिर मैंने कह दिया कि नहीं यार 1 किलो दूध और डाल दो। अब नहीं है, अब वो जब मिल्क शेक और सारे आम मिक्स हो जाएंगे वो अलग नहीं हो सकता 1 किलो, अब वो दूध अलग नहीं हो सकता, वो फिर एक ऐसी मिसाल है नीदर डिस्टिंग। या मैंने कहा था 100 ईंटें बाथरूम में लगाना, अब 110 लगा दो, वो फिर अलग नहीं हो सकती बाद में, वो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट निकल आएगा। लेकिन ये शर्ट्स डिस्टिंक्ट है। वॉल्यूम 2 पे दो। Shirt and tie shop entered into a contract with Pakistan Army on April 16. The contract stipulated that Shirt and tie shop would provide 500 uniforms at a standalone price of $9.50 per uniform at the end of each month. As per the contract terms, 100 uniforms were to be delivered every month over a period of 5 months. जी बता दें, यकम हर मंथ के एंड पे 30, आगे बोले 31 मई, आगे 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त। कितने यूनिफॉर्म्स? ऑन यकम जून, यानी सिर्फ ये 2 डिलीवरीज हो चुकी थी, ये 2 डिलीवरीज हो चुकी थी। ऑन यकम जून 2 parties agreed to increase the scope of contract for another 50 to be delivered with each remaining delivery. Assume that the price of additional uniforms is set at 900. नई की प्राइस क्या सेट हुई है? पुराने की क्या थी? 950, 900। बट नॉर्मल डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, बस ये नॉर्मल डिस्काउंट है, हर एक को देते हैं, कोई दे दिए 900। अब नॉर्मल डिस्काउंट देते होंगे, पहले नहीं देते होंगे, नॉर्मली अब 50 देते हैं। तो द प्राइस इज सेट एट 900। तो इसको कौन सा वाला सिनेरियो लेंगे? नॉट डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म तो डिस्टिंक्ट, तो वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एंड स्टैंड, ये दोनों चीजें। तो पहला वाला सिनेरियो, पहला वाला सिनेरियो, ठीक है, पहला वाला सिनेरियो है, तो फिर तो है ही सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, फिर तो कोई मसला ही नहीं। ये रेवेन्यू किस पे बुक करेंगे? 950, ये 950 पे, और ये 900 पे, ये 950 पे, और ये 950 पे, और 900 पे। अप्रैल टू मई, इस तरह लिखना नहीं चाहिए था वैसे, हमें अप्रैल और मई अलग अलग लिखना चाहिए था, ऐसे कंफ्यूजिंग सा बन जाता है। अप्रैल और मई 100 ज़रब 950, 100 ज़रब 950। जून में अलग रखें, जून जुलाई, ये रेवेन्यू बना के रख लिया। अब जब वो कैश सवाल ने दिया नहीं, जैसे जैसे होगा तब तक बुक होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है? द प्राइस इज सेट एट रुपीज, दिस प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अब मुझे जरा सारे लोग जो है ना रेवेन्यू बनवा के दें 30 अप्रैल का, कैलकुलेटर पे बनवाएं बस। 100 ज़रब 950, सेम। अच्छा, यकम जून को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, अब क्या करें? नीचे 100 100 100 पुराने वाले, 50 50 50 नए वाले। थोड़ा सा शॉर्टकट अगर आप लगाने दें, 300 ज़रब 950, या 100 ज़रब 950, 100 ज़रब 950, 100 ज़रब 950, जमा 150 ज़रब 400, 400 अगले सफे पे दिया हुआ, 766.67, लीव इट 767। अब मुझे कोई बता दे कि 30 जून को मैं क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? एक्स से लेना, पूरा 150 पकड़ ले, 150 ज़रब जी, और अगले तीनों का भी यही है क्योंकि 150 ही डिलीवरी है। तो ये रेवेन्यू बनाने का तरीका है। ठीक है।
11:15 आ जाएं, फिर 1:15 अगली ब्रेक लेंगे। लेकिन पार्ट बी आप जारी रखो, इसको पार्ट बी ही रखना, पॉज कर दो। नहीं, वही पार्ट चल रहा है ना, वो इतना टाइम लिया आपने, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा शायद बनाने तो दूसरा भी बना देते हैं, कोई मसला नहीं, आप बताओ कोई। अच्छा जी, पेज 449 पे देखें, लिखा हुआ है प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? यानी जो प्रॉमिस आपसे की गई हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो आपने जो चीज़ें बनाई हैं बल्कि ख़रीदी हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं। वही एग्रीड अपॉन टास्क भी हो सकता है, ब्रिज बना के देना। आप किसी के एजेंट भी बन सकते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करके दे सकते हैं, किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, या किसी के लिए तैयार खड़े रह सकते हैं जब भी वो सर्विस मांगे। तो ऐसी स्टैंडर्ड में ना एक एग्रीड अपॉन सर्विस, यानी कि प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है कि प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। ओके, तो ये जो रिवीजन टाइप चीज़ें हैं ना, जैसे ये रिवीजन थी पास और क्वेश्चन 3-5, ये मैं ज़रा छोड़ ही जा रहा हूँ, ये फिर देख लेंगे एंड पे जो टाइम बचा उसके मुताबिक इन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसमें फ़ायदा होगा, हमारे कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से हम रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल इसको करें क्लोज। थ्योरी क्वेश्चन पास पेपर का 2A, 3C, 4A, 5A, 6A और 9C। ओके, ये किसी ज़माने में आया करते थे, अब तो देखें कभी भी नहीं आया थ्योरी का सवाल। तो 2A कौन सा वाला सवाल है जी? 2A, हाँ जी, अब मैं आपको दिखाता रहता हूँ सोल्यूशन। डिफाइन द टर्म पीओ एंड स्टेट द क्राइटेरिया, जो कि पूरा होना चाहिए चीज़ें डिस्टिंक्ट होने के लिए। तो पीओ क्या है और क्राइटेरिया बताएं। तो ये स्टेप 2 का सवाल है, अब नहीं इंशाल्लाह ऐसा सवाल आने का चांस। वैसे ये पीओ की डेफिनेशन लिखी हुई है, और कब चीज़ें अलग होती हैं ये मेरे ख्याल से बस पैरा 27 काफ़ी है, क्योंकि 28 और 29 तो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अगला कौन सा सवाल है? 3C, एक एंटिटी रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेगी। एक एसेट का ट्रांसफर होता है कस्टमर को कंट्रोल, इंडिकेटर्स बताओ कंट्रोल के ट्रांसफर के, इंडिकेटर्स बताओ कंट्रोल के ट्रांसफर के। तो कंट्रोल ट्रांसफर होने के इंडिकेटर्स हमने ये पढ़े थे। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्रोल ट्रांसफर? एंटिटी हैज अ राइट, कस्टमर हैज लीगल टाइटल, कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन। ये 4 का ए, डिफाइन पीओ, अगेन वही पीओ, लिस्ट एनी एग्जांपल्स ऑफ 6 प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं। ये कौन सा पेज था जो अभी आपको दिखाया था? पेज 449 पे एग्जांपल 6 थी मेरे ख्याल से, पैरा 26। अच्छा, बस इस सवाल के लिए वो दिखाना था, बाकी तो सारा हमने पढ़ा हुआ था। और कौन सा सवाल है? लिस्ट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पहली क्लास, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट और वो सारा जी। लिस्ट द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट to account for a contract with customer. List the criteria that must be met to account for a contract with customer. क्राइटेरिया बताएं कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने का। स्टेप 1, स्टेप 1, ये पूरे स्टेप्स नहीं पूछ रहा, ये वाले पूछ रहे, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंट फॉर की जगह वैसे इसे आइडेंटिफिकेशन लिखना चाहिए था वैसे ये। ओके, आगे चलें। The nature, timing and amount of consideration promised by customer affect the estimate of transaction price. Define TP and list down the factors that affect the determination of TP. ये TP के बारे में सवाल पूछ रहे, तो that is step number 3। बहरहाल ये जिसने वो की हुई है ना समरीज,
चैप्टर के एंड पे जो है वहां से आसान है ये। टीपी क्या है और फैक्टर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द टीपी, ये बातें समरी अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। बस और अच्छा चलें जी, अब बच्चे बच्चे आ गए हैं जो भी है। अब मोहतरम हम मूव करने लगे IFRS 310 की तरफ और IAS 1037 की तरफ। अच्छा, ये IAS 37 के सवाल करने से पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन, पेज खोलने की जरूरत नहीं, आपको वैसे बता देता हूं। कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन ये होती थी, आपको याद है कि हम सऊदी किंग को कहते थे कि आपको हम ऐसा करने लगे हैं कि अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो पैसे दे देंगे, अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो पैसे दे देंगे। लेकिन उस वक्त तक हमने जो है वो, आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, उस वक्त तक हमने जो है वो ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था क्लास के अंदर कि IAS 37 क्या है। तो अब ये IAS 37 का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो कंसोलिडेशन का ही है जो IFRS 3 और 10 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल एक नई चीज हम आपको पढ़ाने लगे हैं कि अगर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन प्रोबेबल हो तो रिकॉर्ड करनी है, अगर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पॉसिबल हो तो भी रिकॉर्ड करनी है। शायद कभी क्लास में बात हुई हो पेज 27 पर, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कोर्ट केस वाली नहीं है, ये सऊदी किंग को जो पैसे देने हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू on the date of acquisition, contingent liability will be recorded as purchase consideration even if outflow is possible। हालांकि IAS 37 कहता था लाइबिलिटीज को तब रिकॉर्ड करो जब प्रोबेबल हो और पॉसिबल में डिस, ये स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहता, ये स्टैंडर्ड कहता है अगर पॉसिबल है तब भी रिकॉर्ड करना। तो बेसिकली इट इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ IAS 37, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ IFRS 3 and 10। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ IAS 37। IAS 37 की तो डील ही नहीं करता है इसको, ये तो इसको डील करता है। ठीक है जी, इस बेस के ऊपर अब हम सवाल करने लगे हैं। निकालें जी IAS 37 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 23 का 3 और 4 और 25 का 1। ये 25 का 1 है मेरे ख्याल से। अब अच्छा, इसकी अकाउंटिंग जरा रिवाइज करवा दें, फिर बाद में मसला हो, इसकी अकाउंटिंग जरा रिवाइज करवा दें। मैंने सऊदी किंग को 2 साल बाद अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो 70 देने हैं। आज उसकी फेयर वैल्यू मैंने 23 निकाली है। आपको मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट किया करेंगे या फेयर वैल्यू ढूंढा करेंगे। 70 तो मैंने 3 साल बाद देने हैं अगर अच्छा परफॉर्म किया। अब उसकी सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू सवाल गिवन कर देगा तो 23 इधर आ जाएगी। ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू दोबारा निकाली जाएगी। अब अगर ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू 25 निकल आई, ईयर एंड के ऊपर इसकी फेयर वैल्यू 25 निकल आई, तो मैं 2 को खर्चे में डालकर ये एंट्री करूंगा, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, और आहिस्ता आहिस्ता 70 पे ले जाएंगे। लेकिन वो अनवाइंड करके नहीं लेके जाते, वो फेयर वैल्यूज के जरिए से लेके जाते हैं, जिस तरह IAS 21 में करेंसी रेट दिया होता है। On January 2024, WL acquired entire shareholding of ETA Limited। January 24 को, साल के मिड में, 30/24 हमारा ईयर एंड है ना। The purchase agreement includes a contingent consideration of 90 million, page 397। The purchase agreement includes contingent consideration of 90 million. Now take it to IFRS 3 and 10 because लफ्ज़ आगे acquired entire shareholding। The purchase consideration includes contingent consideration of 90 million. तो contingent consideration of 90, agree 90 हुआ है। If
तो ये यहां से कंटिंजेंट पता लग गया। If it achieves a specified target profit in next 12 months at acquisition date, यह कम जनवरी 24, at acquisition date, ये तो देने हैं, इस पे नहीं, इसकी फेयर वैल्यू ढूंढनी है हमने। इसको 90 को कुछ नहीं करना, 90 को कुछ नहीं किया करना पेपर में, अनलेस कोई सवाल कहते हैं ईयर एंड पे अब ये 90 कंफर्म हो गया है और वो यही फेयर वैल्यू है, वो और बात है। एट एक्विजिशन डेट इट वाज नॉट प्रोबेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने क्या, अगर नॉट प्रोबेबल भी है तो आपने करनी है, कंट्रीब्यूट विल बी रिकॉर्डेड। अगर नॉट प्रोबेबल है फिर भी, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट ईएल वुड मीट दिस टारगेट। However, at 30 June 24, EL had attained 60% of target profit within 6 months year end पे, and it is now probable that target will be achieved. अब it is one of the यानी कि worst drafted question. Not probable का मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड नहीं करनी, not probable का मतलब है कि आपने रिकॉर्ड तो करनी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं होगा तो फिर फेयर वैल्यू इसकी बहुत कम आएगी, मे बी 2-3 मिलियन हो, और ईयर एंड पे आपको लगा 60% प्रॉफिट मीट हो गए, नाउ इट इज प्रोबेबल दैट टारगेट विल बी अचीव्ड। इट स्टिल डजंट मीन कि आप 90 के ऊपर लायबिलिटी ले जाएं, क्योंकि एक तो 90 उसने पे कब करना है ये जरा बताएं, नेक्स्ट 12 मंथ्स में जब हो जाएगा तो 90 पे करना है। तो 90 तो 30 जून 24 मेरा ईयर एंड है, 90 तो मैंने पे करना है 31 दिसंबर 24 को, तो 31 दिसंबर 24 को मैं लायबिलिटी 90 पे ले जाऊं, फिर समझ आ रही है बात। लेकिन अभी लायबिलिटी थोड़ी सी ग्रो करके बढ़ेगी, मे बी 90 एक साल बाद पे करने, अभी बहुत कम चांस है, तो बहुत थोड़ी लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड कर ली। मिसाल ये फिगर एज्यूम की है 3 की, और ईयर एंड के ऊपर मिसाल के तौर पे अच्छी खासा हो गया, तो मैंने सोचा यार चलो यार इसको 40 पे ले जाते हैं। अब अगर मैंने इसको 40 पे लेके जाने का सोचा तो मैं इसको फिर कितने से एंट्री करूंगा, 37 से। अब टोटल 40 पे आ गई, अगले 6 महीने में अब 50 की लायबिलिटी में और रिकॉर्ड करूंगा अगर टारगेट प्रॉफिट मीट हो गया। अब ये फिगर्स मैंने एज्यूम की हैं 3 और 37। 3 is the fair value of this contingent consideration on Yakam January, and please it will hit the goodwill calculation, it will hit P&L, ये P&L में जाती है, and any change in that value will be taken to P&L। अब विदाउट फिगर्स उसने सवाल दिया था, देख लें दोबारा। यकम जनवरी को हमने पूरी शेयर होल्डिंग खरीद ली, परचेज एग्रीमेंट में 90 मिलियन एक साल बाद देना है। जिस वक्त हमने खरीदा था कोई चांस नहीं था कि वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ आप फेयर वैल्यू निकालें, स्टैंडर्ड कहते हैं निकालें, विल भी रिकॉर्ड करें, और ईयर एंड के ऊपर अब अल्लाह का शुक्र है ये हो गया। अब आईकेएफ के अल्फाज देखिएगा, उस पेपर में से 90 दिया हुआ है, लेकिन उसने डिस्कशन 3 और 37 की है। ये 3 और 37 मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, उसने डिस्कशन 3 और 37 की है। क्वेश्चन नंबर, वो कहते हैं कि कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड असल में ये इन्वेस्टमेंट होती है ना, वर्किंग वन से आ जाती है जो। On Yakam January, the fair value of contingent consideration would be significantly lower than 90 million. It would be significantly lower than 90 million due to low profitability of achieving the target profit. As of 30 June, it is now probable that target will be met. The fair value of contingent consideration would be adjusted to reflect the increased profitability. Should be adjusted to reflect the increased profitability. The increase in fair value would be taken to P&L as an expense and would not affect goodwill calculation. The increase of, ये 40 मैंने फेयर वैल्यू ली थी 30 जून की, और ये मैंने एंट्री की है 30 जून को, ये मैंने एंट्री की है यकम जनवरी को, ये मैंने एंट्री की है 30 जून को। तो आखिरी लाइन वो क्या लिख रहा है बोलें, द इंक्रीज इन फेयर वैल्यू। अब तो फेयर वैल्यू इन एनी केस इंक्रीज ही होनी है, अल्लाह का शुक्र डिक्रीज नहीं होनी, क्योंकि अब ज्यादा चांस हो गया प्रॉफिट मीट करने का। द इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, उसने डाटा नहीं दिया था लेकिन इंक्रीज हमें कंफर्म है। द इंक्रीज इन फेयर वैल्यू
would be taken to P&L and would not affect the goodwill calculation. goodwill calculation को affect ना करें, इसको कहां ले जाएं? P&L में. तो एंट्रीज करें जी, फिगर्स एज्यूम करके. एज्यूम करें फेयर वैल्यू 1 जनवरी को कितनी है? 3. और जब अच्छे हालात हो गए 30 जून 24 को, तो फेयर वैल्यू 40. तो पहली लाइन उसने ये लिखी है कि द कंटिंजेंट कंसिडरेशन विल बी रिकॉर्डेड एट अ प्राइस सफिशिएंटली लोअर देन 90. वो मैंने 3 रुपए ले लिए, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन का सवाल आएगा फिर तो डेटा देगा इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 1 जनवरी को, और 30 जून को P&L डेबिट पेएबल क्रेडिट 37. और अगर टारगेट मीट हो गया तो अगले छठे महीने के एंड पे क्या एंट्री होगी? 50 रुपए से. 50 रुपए कहां से आए? 40 की रिकॉर्ड होगी भी है, 50 की रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर छठे महीने के एंड पे पे भी कर देंगे पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट. ओके, अगला कौन सा सवाल हमने लिखा हुआ है? 23 करने से पहले फाइनल अकाउंट के अंदर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी मैं रिवीजन आपको करवा दूं. ईयर एंड के ऊपर जो है हमारा लोन वो करंट है, लेकिन ईयर एंड से पहले ही हमने उसको नॉन करंट करवा लिया है. तो फिर तो ये कहां नजर आएगा बैलेंस शीट में? नॉन करंट में. और अगर ईयर एंड के बाद उस करंट को नॉन करंट करवाया फिर ये करंट में ही नजर आएगा बीइंग अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अच्छा, वैसे ही एक बात पूछ रहा हूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको कराया था, ये मेरा ईयर एंड है, मुझे बैंक ने कहा हुआ था कि आपने इस दिन लोन मुझे वापस कर देना है. तो मैंने यहां बैंक से कह दिया कि नहीं यार, ये लोन ना मैं यहां वापस नहीं करूंगा, काफी लेट वापस करूंगा. तो इसको अब बैलेंस शीट में फिर मैं कहां शो करूं? करंट में, नॉन करंट में? नॉन करंट में. अच्छा, लेकिन इसको एडजस्टिंग इवेंट ना कहिएगा, क्योंकि कुछ इधर नहीं हुआ. इसका एडजस्टिंग इवेंट नाम ना लिखाइएगा, बस इट विल बी शोन एज अ करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, बस इस तरह लिख के आइएगा. लेकिन अगर इधर आपने बैंक को एग्री कराया कि ये वाला मैंने काफी लेट पे करना है, तो इधर लिखाइएगा जरूर इट इज अ नॉन, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट की बात हुई ना, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट ऑब्वियसली. लेकिन हमने कहा था इसको डिस्क्लोज कर दें, बेहतर है. अच्छा, कौन सा सवाल है जरा पढ़ें? 23 का 3. एज ऑफ जी बता दें, इसको करंट में शो करना है, नॉन करंट में शो करना है, और एडजस्टिंग है नॉन क्या है? एज ऑफ 30 जून 23 we have breached one of the loan covenants related to revenue target. हमें ये टारगेट दिया गया था कि लाहौर के इलाके में आपका रेवेन्यू कम से कम 4 मिलियन होना चाहिए, वरना जो है ना लोन में हम आपको बैंक ने का मसला डाल सकते हैं. और वो कॉवेनेंट मीट नहीं हो सका. कॉवेनेंट होता है यानी एग्रीमेंट की टर्म्स, तो वो टर्म मीट नहीं हो सकी, विच वुड हैव लेड टू एंटायर लॉन्ग टर्म लोन बिकमिंग पेएबल इमीडिएटली. और 30 जून 23 को अब सारा करंट है एग्रीमेंट के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक सारा करंट है, क्योंकि हम ब्रीच कर चुके हैं. तो इट इज अ कंफर्म एविडेंस कि ये करंट है फुल स्टॉप की लाइन तक. क्यों? क्योंकि वी हैव ब्रीच्ड
द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिर ये बिकम्स पेएबल इमीडिएटली। इस वजह से ब्रीच भी कर चुके हैं तो इमीडिएटली पेएबल भी है। अच्छा, वैसे एक मजे की बात हूं, इसमें होगा ये काफी लेट पेएबल, लेकिन ब्रीच की वजह से एकदम करंट बन गया, ब्रीच की वजह से एकदम करंट बन गया। लेकिन फुल स्टॉप क्या कह रहे हैं, हाउएवर हमने बैंक से वो वाली कंडीशन वेव करा ली है, हमने बैंक को कहा यार ये कंडीशन रहने दो, बैंक ने कहा चल ठीक है, तो वो वाली कंडीशन वेव करा ली है, और 26 जुलाई को जाके हमने बैंक को कहा अब आप ये करंट नहीं है, अब तो ये बाद में देंगे आपको। आप बता दें और कंक्लूजन बताएं क्या देके आएंगे आप, इसको करंट में शो करेंगे नॉन करंट में शो करेंगे? करंट में शो करेंगे, नॉन करंट में शो करेंगे? करंट में। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद आपने 30 जून 23 को बस इसको करंट में शो कर दें। हाँ, अगर बैलेंस शीट डेट से पहले इस कॉवेनेंट को रिमूव करा लेते फिर और बात थी। अच्छा, चलिए इसका सॉल्यूशन होल्ड पे रख लें, पॉइंट 4 का भी साथ ही सॉल्यूशन पे देख लेंगे। जी पढ़ लें पॉइंट 4। Excellent. Future operating loss. Future operating loss. JCL plans to raise finance. Raise finance के दो तरीके हैं, या तो IFRS 9 में आप शेयर इशू कर दें, या IFRS 9 में आप जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी सवाल किया था हमने, डिवेंचर इशू कर दें। ये दो ही रास्ते हैं। Due to challenges, it is estimated that bond issuance will yield rupees so million less than original एस्टीमेट, यानी डिस्काउंट पे बॉन्ड इश्यू होंगे, मुझे ये मतलब लग रहा है इसका। फर्दर यानी लोगों से मांगेंगे 600, लोग देंगे 500। फर्दर इंटरेस्ट रेट वुड नीड टू बी इंक्रीज्ड, कूपन रेट 2% से बढ़ाना पड़ेगा टू मेक द इशू पॉसिबल। इफेक्टिव तो पता ही नहीं होता ना। अब आपने IFRS 15 पढ़ लिया, IFRS 15 में हमारा रेवेन्यू कस्टमर को पता नहीं होता था, तो इधर इफेक्टिव रेट तो हम अपने लिए निकालते हैं, ये उसको तो नहीं पता होता दूसरे बंदे को। तो ये 2% कूपन रेट, फर्दर द इंटरेस्ट रेट वुड नीड टू बी इंक्रीज्ड बाय 2% टू मेक द इशू पॉसिबल। दिस एडिशनल इंटरेस्ट रेट वुड रिजल्ट इन सालाना लॉस ऑफ 14 मिलियन। जाहिर बात है जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से पीबीटी कम होगा, तो पीबीटी कम होने की वजह से हो सकता है पीबीटी नेगेटिव में चला जाए, और उन लॉसेस की प्रेजेंट वैल्यू 70। ये कहानी की गेम थी, ये कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फंस नहीं गए अभी। ये क्या है? GCL plans to raise finance in October. Plans, ये फिक्र है, plans to raise in October. We can avoid this loss by not raising the finance. जी कौन सा क्वेश्चन है? JCL shall classify the bank loan as current liability. पहले तो ये बता के हैं as a current liability. JCL does not have a right to defer the settlement for at least 12 months after the balance sheet. ये इंग्लिश वहाँ फाइनल अकाउंट में पढ़ाई थी कि आपके पास अब राइट नहीं है कि आप इसको डेफर करा सकें, ईयर एंड पे राइट नहीं है। ईयर एंड के बाद आपने इस राइट को एक्सरसाइज कर लिया। ऑब्टेनिंग द वेवर आफ्टर ईयर एंड इज अ, ये असल लाइन लिख के आनी थी, एंड विल नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम करंट टू, हाउएवर द फैक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग वेवर मे बी disclosed in the notes. The issuance of bond at a lower amount and increase in finance costs represent future operating losses for which provision is not recognized. लेकिन एक लाइन हम डाल के आते हैं वैसे future operating losses में, indication of future operating losses is an indication of impairment. तो assets को impairment test से गुजार लीजिए, अगर आप लिख के आए ना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके अच्छा जी, IFRS 3 और 10 में तशरीफ ले आए। पास पेपर क्वेश्चन 5 का 5 निकालें, ये 9 का 6 एंड पे टाइम बचा तो हम करेंगे। ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं कि मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट्स को इक्का दुक्का होती हैं पेपर में। 4 का 2 ये करते हैं, कंसोलिडेशन का, IS 28 का नहीं।
जी पेज नंबर जी 3256। हाँ आई गेस 28 नहीं 153। क्वेश्चन 5 और 4। अच्छा जी ये जरा मुझे बताइएगा कि इंटरेस्ट इनकम आ रही है 12 रुपए और इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है 12 रुपए और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में रिसीवेबल आ रहा है 2 रुपए और करंट लाइबिलिटीज के अंदर पेएबल आ रहा है 2 रुपए। ओके तो आप बताएं मुझे जब हम बैलेंस शीट का सवाल करेंगे तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए क्या करेंगे 2 रुपए को 2 रुपए से कैंसिल कर देंगे और P&L का सवाल करते हुए क्या करेंगे इनकम और एक्सपेंस को कैंसिल करेंगे। ये पेएबल रिसीवेबल कम क्यों है इनकम से? इनकम है 12 रुपए, रिसीवेबल 2 रुपए क्यों है? बाकी रिसीव हो गए होंगे। P&L में नहीं होता सेल आ रही होती है 100 रुपए और डेटर आ रहे होते हैं 5 रुपए। अजीब मुझे हैरत हुई आप लोगों को देख के, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे कॉन्फिडेंस। सेल 100 रुपए के, डेटर क्यों 5 रुपए के आ रहे होते हैं? बैलेंस शीट में डेटर 5 के पड़े होते हैं, P&L में सेल 100 की पड़ी होती है, क्यों नहीं बराबर होती? बाकी रिसीव हो गए होते हैं। अच्छा बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हम क्या करेंगे रिसीवेबल पेएबल को कैंसिल करेंगे और P&L का सवाल करते हुए इनकम और एक्सपेंस को। यानी याद रखिएगा बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होते हैं और ओके रिसीवेबल क्रेडिट पेएबल डेबिट 2 रुपए से, ठीक है। और P&L का सवाल करते हुए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें अदर इनकम में से माइनस कर देंगे, पड़ा होगा ना 12 माइनस कर देंगे और फाइनेंस कॉस्ट में से -12। अच्छा ये कोई वर्किंग 5 में कभी जाता है? नहीं, मैंने इसमें लिखवाया था आपको डू नॉट हिट वर्किंग 5, वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना। ये जो इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस बस कैंसिल करना होता है ना, इसको वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना होता। वो लंबी वाली एक समरी थी ना, वो कभी पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने लिखा था कि इट डू नॉट हिट वर्किंग 5। इसमें एक राय है वैसे कुछ लोगों की कि पी की प्रॉफिट में पड़ा हुआ है 12 और एस के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कम हो चुका हुआ है, तो वर्किंग 5 को छेड़ें। एक दो दफा आई कैप ने छेड़ा भी था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आई कैप ने वैसा करना छोड़ दिया। वह इस पे बहस अभी करने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों करना है क्यों नहीं करना। मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस P&L के मुंह से उड़ा देते होते हैं बराबर अमाउंट के साथ, और बैलेंस शीट में जाके उनके रिसीवेबल पेएबल उड़ाते हैं और P&L में उनके इनकम और ये एडजस्टमेंट्स मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस और इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम, दे विल नेवर हिट वर्किंग 5। ये वर्किंग 5 में नहीं जाती। डन? ओके इसको हम नोट करने देंगे आपको अगर आपका प्रोग्राम हुआ। अब आप ये एडजस्टमेंट जरा मुझे P&L के एंगल से बताएं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 के अंदर द लोन वॉज ग्रांटेड बाय YL टू BL। YL कौन है? P। वो कह रहा है 16 का लोन दिया हुआ है, ये कह रही है मैंने 12 वापस करने हैं। द लोन वॉज ग्रांटेड बाय पेरेंट टू सब्सिडरी ऑन साल का पहला दिन
and carries interest rate at the rate of 12%. Principal is payable in 5 equal installments of 4 million each. इसका मतलब है 4 मिलियन का डिफरेंस हमें पता चल गया। भाई इधर देखो, 29 जून 16 साल के एंड पे सब्सिडरी ने एक चेक बना के भेजा 5.92 का, विच वाज रिसीव्ड बाय पेरेंट ऑन 2 जुलाई। जो पेरेंट को कब मिला है? अगले साल। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ऐसे करें कि नेट से भी खेल सकते हैं और अलग अलग लेके भी चल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। मैं जरा अलग अलग लेके पहले चलता हूं कि अलग अलग लेके कैसे चले थे। एक की किताबों में लोन पेएबल कितना आ रहा है, दूसरे की किताबों में जवाब 4 कैश इन ट्रांजिट हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे सवाल में लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय पी। पी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसके बाद उसकी किताबों में पेएबल क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? क्योंकि उसने चेक इशू कर दिए। इसकी किताबों में क्या नजर आने लग गया? इसको कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करके कैंसिल कर दें और बैलेंसिंग क्या आ गया? कैश इन ट्रांजिट। अब इस सारे डेटे में से मुझे आप ये बताएं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए इस सारे डेटे में से क्या जाएगा? कितनी? किसकी किताबों में रिकॉर्ड करनी है? पी एंड एल की एंट्री करनी है। ये एंट्री पी एंड एल को हिट नहीं होगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट उसने नहीं रिकॉर्ड की हुई ना, तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 1.92। इसके बाद मुझे बता दें मैं क्या करूंगा। ये तो पेएबल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ें। इसके बाद मुझे बताएं मैं क्या करूंगा। ये एडजस्टमेंट अभी मैंने आपको सिखाई है थोड़ी देर पहले। इस सवाल में ब्लू लाइन वाली एडजस्टमेंट नहीं है, रेड वाली तो अभी दिखा के आया हूं कि आपस का इंटरेस्ट इनकम क्या करना होता है। ये तो करना ही करना है, इसके बगैर चारा नहीं है पेपर में, इसके बगैर फेलो फेल है ये सवाल। ये करना ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ये 12-12 कैंसिल करें, क्योंकि इसकी अदर इनकम में पड़ा हुआ था। ये देखने पड़ा हुआ नजर आ रहा है उस साइड पे, और इसकी फाइनेंस कॉस्ट में पड़ा हुआ था। 12-12 माइनस करना है। लेकिन आज के सवाल की ब्यूटी देखें कि एक जगह पड़ा ही नहीं हुआ था, एक जगह पड़ा ही नहीं हुआ था। तो हमने पहले डाला 1.92 और उसके बाद एस ने तो पेमेंट करते हुए चेक रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, उसके बाद निकाल दिया। क्लियर? तो अब ये एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से एंगल से कर लें। और जिन लोगों ने जो है वो ऊपर वाला भी नहीं बनाया हुआ, तो वो जो है वो ये पिक्चर ले लें और यहां पे लिख लें मोबाइल में पिक्चर का लफ्ज। नोट तो मैं आपको सिर्फ नीचे वाला करने दे रहा हूं। छोटी सी लाइन एक सवाल में बताएं जो लिखी हुई थी पी एंड एल में, जिसने स्यापा डाला नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय पी, तो पी की किताबों में करें। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स वर्किंग 5 में इधर उधर नहीं जाती। हाँ जी, हाँ ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है। नहीं यार, पी एंटर करें फिर। ऐसे आप इग्नोर करोगे तो आप फिर सोचोगे कि ये वाली एडजस्टमेंट भी मैंने शायद स्किप कर दी है। ये एडजस्टमेंट मस्ट है, ये जरूर करके आनी है। ये कोई डाले ना डाले इसके नंबर मिलने चाहिए। हाँ जी, हाँ ये नोट्स इसी दफा वाले हैं, ये वाली एडजस्टमेंट की हुई है। बाकी तो जो सवाल है ना, वो ये इस चैप्टर के मैंने आपको सवाल नहीं कराए, वो जो हमारे लेक्चर नोट्स थे उनके अंदर ये सारी चीजें कवर हैं। ये सारी एडजस्टमेंट लेक्चर नोट्स में डली हुई है, ये सारी एडजस्टमेंट लेक्चर नोट्स में डली हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है सवाल। हाँ जी, क्या बनाने? ये नहीं किया हुआ, इसके सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 5 की हुई है। हाँ एडजस्टमेंट नंबर 5 की हुई है बस क्लास में।
अच्छा, P&L में क्या कैंसिल करना है? इनकम एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में, और ये एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को हिट, मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस कैंसिल कर रहे हो या इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल कर रहे हो, इसको वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। क्वेश्चन 8 में आए, पेज 156, एडजस्टमेंट 5। बीवी कह रही है मैंने 120 मिलियन लेना है, शोहर कह रहे नहीं मैंने 96 मिलियन देना है। अब उल्टी स्टोरी है, किसने किसको लोन दिया हुआ है? बीवी ने शोहर को, एस ने पेरेंट को। अच्छा, ये असल में ना पेएबल इसलिए कम होते कि पेएबल वाला पे कर देता है, रिसीवेबल वाले को भी मिले नहीं होते। ये सारे सवालों में आप देखा करें यही कम होता है, क्योंकि पेएबल वाला पे कर देता है। और कई दफा डेटर्स में रिसीवेबल वाला इसलिए रिसीवेबल ज्यादा होता था कि वो चीजें भेज देता था, इसको मिली नहीं होती थी। तो इन एडजस्टमेंट्स की ब्यूटी है कि इनमें रिसीवेबल हमेशा ज्यादा होते हैं, पेएबल हमेशा कम होते हैं, क्योंकि पेएबल वाला पे कर देते हैं, रिसीवेबल वाले को मिला नहीं होता। अब पे किसने करना है वैसे इंस्टॉलमेंट? पी ने। शौक से पढ़ें दोबारा। लोन वाज ग्रांटेड ऑन 1 जुलाई 17 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ अ चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लोन मिड ऑफ ईयर में दिया, वाज डिस्पैच्ड बाय जेएल। लेकिन उसमें प्रिंसिपल कितने से आउट हो रहा है? 24 से। और ये चेक कितने का है? 30 का। प्रिंसिपल कितने से आउट हो रहा है? 24 से। तो हमने ये पहले पकड़ा था एलपी उधर से 96 और 120 बैलेंस शीट से पकड़ा था, ये डिफरेंस निकाल के मुफ्त के नंबर हमने ले लिए। was dispatched by parent on 31 December but was received by S after year end. No interest has been recorded by subsidiary in its books. Subsidiary अपनी किताबों में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इंटरेस्ट हमने निकाला था 120 इंटू 10% इंटू 6/12। ये हमने इंटरेस्ट निकाल लिया था। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और अगली बात, इंटरेस्ट पेएबल तो है नहीं किताबों में क्योंकि उसने चेक इशू कर दिया हुआ है, रिसीवेबल वाला कैंसिल कर दें। ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट थी और ये करेक्शन थी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी, ये ऊपर वाली भी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट थी। इसको जरा मुझे P&L के एंगल से करवाएं। अब एस से असल में जिसने लोन दिया हुआ है, अच्छा सॉरी पी और एस तो इधर आता नहीं, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट। आप बेशक ये इजी नंबर ले लिया करें, -6 लिख के, ये वाले इजी नंबर ले लीजिएगा। अच्छा, अब एक सवाल के अंदर एरर है, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी इन इट्स बुक्स। तो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड करें, नहीं ये लोन देने वाली है तो +6 इस तरह आएगा भैया। लेकिन ये 6 वर्किंग 5 को हिट करेगा, ये वाला मैं अपनी बात में कायम हूं नहीं करेगा, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है। कैंसिलेशन विल नॉट हिट वर्किंग 5 बट करेक्शन विल हिट वर्किंग 5 बिकॉज इट इज हिटेड, मुझे पता है हिटेड लफ्ज नहीं है, बिकॉज इट हैड हिटेड एसआरई, क्योंकि इसने एसआरई को हिट मारा है, उधर उसने सीआरई को हिट मारा था, तो ये जाएगा वर्किंग 5 में। बहरहाल मैं क्यों इतने चक्रों में पड़ा हूं, बड़ी बड़ी चीजें हम जो है वो इग्नोर कर जाते हैं पेपर में, ये 6 रुपए वर्किंग 5 में लेके जाने के लिए हम इतनी जान मारे। वर्किंग 5 में एस प्रॉफिट में ये वाला 6 जाएगा, ये आप वर्किंग 5 में डालें इसको, बिकॉज इट इज एन एरर इन सेपरेट। तो प्लीज 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 इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्किंग 5 में कभी नहीं जाएगा ड्यूरिंग कैंसलेशन, बट ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग करेक्शन फिर जाएगा। ओके
अगली चीज मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट फीस कहां पड़ी होनी चाहिए, एक की अदर इनकम में और दूसरे के फाइनेंस कर लो गलते फड़ लो कान, दूसरे के एडमिन एक्सपेंसेस में, एडमिन एक्सपेंसेस में। तो एक के एडमिन एक्सपेंसेस में पड़ी होनी चाहिए मैनेजमेंट फी और दूसरे की अदर इनकम में पड़ी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन 4 निकालें। अच्छा एक मिनट, ऐसे में जरा क्वेश्चन 1 आपके सामने खोल रहा हूं। क्वेश्चन 1.4, लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांट, लोन जो है वो पेरेंट ने दिया हुआ है 30 का, सब्सिडरी कह रही है मेरे 72 हैं। नाउ देयर इज नथिंग इन ट्रांजिट, व्हाई? 0.4 पढ़ के पता चला है, देयर इज नथिंग इन ट्रांजिट। लॉन्ग टर्म लोन वाज गिवन टू डीएल ऑन यकम जुलाई, it is repayable after 5 years, so no repayment. Then what is this? किसी को याद हो क्लास में हमने क्या कहा था, what is this? ये 72 बाकी हैं कोई, हमारा तो ये 30-30 मैच कर रहे हैं, इस 30-30 में तो कोई मसला नहीं। Does this 30 match with 30? Why? Is it a long-term loan from AL or long-term loans? Loans. इन ट्रांजिट तो मुझे नीचे से ही पता चल गया था, सवाल में नहीं है। कोई लाइन पढ़ के बताएं, इन ट्रांजिट पॉसिबल ही नहीं है सवाल में, वाई? तो साथ साथ तो रीपे हो ही नहीं रहा, तो इन ट्रांजिट नहीं है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताएं फिर। LR LP 30। अब इंटरेस्ट वाली एंट्री कराएं जो भी की थी। लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड, इट इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर। बैलेंस शीट का सवाल अभी कर रहा हूं। एंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 30 जून को इंटरेस्ट पे हो रहा है, बस हो गया होगा, फिर हो गया होगा, फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि पे नहीं हुआ होगा। 31 दिसंबर तक पहले 6 महीने का पे हो गया होगा और 30 जून तक अगले 6 महीने का पे हो गया होगा। इंटरेस्ट वाली कोई एंट्री नहीं और इंटरेस्ट की कैंसिलेशन की भी कोई एंट्री नहीं। डन। तो बैलेंस शीट की सवाल की डिस्कशन पूरी हो गई। अब ये तो बैलेंस शीट की डिस्कशन होगी, अब P&L की डिस्कशन मुझे करवाएं। नहीं, रिसीवेबल पेएबल इंटरेस्ट का मैं कैसे कैंसिल करूं? इंटरेस्ट का रिसीवेबल पेएबल है ही नहीं, ये दोनों लाइनें मैच कर रही हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल है ही नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल इज जीरो, रिसीवेबल पेएबल इज जीरो। अभी मैंने दिखाया रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में कैंसिल होने हैं, इनकम एक्सपेंस तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो P&L के सवाल में निकालना पड़ेगा। लोन कितने? 6/12 ना करें, बस पूरे साल का इकट्ठा ही निकाल लें। 6/12 6/12 दो दफा क्या करना है? नेवर CRE को कभी हिट नहीं करेगा, ये सिर्फ कैंसिलेशन वाली एंट्री है। वो जो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया होता था ना, वो CRE SRE और हर जगह जाता था। ये सिर्फ कैंसिल, बैलेंस शीट में क्यों नहीं मैंने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज कैंसिल की? वर्किंग 5 क्यों करना होता मैं खुद करता, ये चीज कभी वर्किंग 5 को हिट नहीं करेगी। और रिकॉर्ड क्यों नहीं करा दोनों की किताबों में? वो पेड रिसीव्ड है ऊपर, ये दोनों डेट्स मैच कर रही हैं। ओके, अब ये बताएं मुझे, ये एडजस्टमेंट 2 की हुई है नहीं की हुई? नहीं की हुई। पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा कब है? यकम मई को। बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल कर दीजिएगा और P&L में इनकम एक्सपेंस। OL चार्ज कौन? पेरेंट। पेरेंट चार्ज 25 लाख पर मंथ
to subsidiary for management services provided from the date of acquisition. अच्छा, ये कैश ट्रांजैक्शन है या ऑन क्रेडिट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे, कैश। चलिए एंट्रीज बताएं मुझे पी की किताबों में और एस की किताबों में। और ये कैलकुलेटर पकड़े, किस दिन खरीदा है? 8 महीने मशवरे दिए हैं, हर महीने 25 लाख के मशवरे। ओके, एक एरर होगी अकाउंटेंट से, ओएल चार्ज 2.5 एंड हैज क्रेडिटेड। बात सिर्फ ओएल की चल रही है, पेरेंट की। पेरेंट हैज क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गलती से इसको कहां डाल दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। बेसिकली वो एडमिन एक्सपेंसेस सवाल में है ही नहीं, ऑपरेटिंग होते सेलिंग एडमिन जमा करके उसने दे दिए। तो इसने इसकी बजाय, अब मैं ओरिजिनल रॉन्ग नहीं करा, इसने इसकी बजाय किसको कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। वैसे यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसने इनकम बढ़ाने के बजाय अपने खर्चे कम कर लिए हैं। वैसे बात कर रहा हूं, दूसरे ने कोई गलती नहीं की, दूसरे ने कोई गलती नहीं की, ये मैंने, ये होना चाहिए था, ये हो गया, दूसरे ने कोई गलती नहीं की। अब सवाल में अनलकीली अदर इनकम है ही नहीं गिवन, अनलकीली अदर इनकम है ही नहीं गिवन। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पी के कितने हैं, 115, और एस के 102। तो ये मैंने 115 लिख लिया, ये मैंने 102 लिख लिया। ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि एस ने कहां डाल दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके एस के बारे में बताया नहीं ना। पी ने कहां कम कर दिया है, पी ने किसे कम कर दिया है, क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो डेबिट नेचर की चीज है, खर्चे कम कर दिए हैं, खर्चे कम कर दिए, तुम्हें खर्चे कम नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें तो खुशी बुक करनी चाहिए थी। ये मैंने एक रेक्टिफाइंग एंट्री की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट हो गई। ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट किसकी किताबों में हुई, पी की किताबों में। ये रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट किसकी किताबों में हुई, पी की किताबों में। और अगली बात, ये सारा कर लेने के बाद एस की किताबों में ये 20 पड़ा हुआ है और पी में नहीं पड़ा हुआ था, हम ले आए। तो वो जो मशहूरे जमाना एडजस्टमेंट है वो जरूर कर दीजिएगा, -20 दोनों जगह, वो मशहूरे जमाना। ये रेक्टिफिकेशन हो गई। अब इसके बाद -20 कर दीजिएगा, इसको ब्लू से ही करते हैं जैसे हमने पहले ब्लू से किया था, -20 अच्छा, ये तो वैसे ही सीआरई टाइप चीज है, लेकिन ये सीआरई में भी नहीं जानी, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम एक्सपेंसेस ओवरऑल सीआरई पे कोई फर्क नहीं डालते। खर्चे कम हो जाए या खुशी बुक कर लो या खुशी, वो उससे तो कोई वैसे ही फर्क नहीं पड़ना। तो और तो ये कहीं जानी नहीं। लेकिन ये विल नेवर हिट वर्किंग 5, कैंसलेशन विल नेवर हिट वर्किंग 5। तो अगर इस तरह पेपर में प्रेजेंट कर देता कोई बच्चा, तो ये एक बड़ी हाई लेवल की एडजस्टमेंट जबरदस्त हो जाती कि रेड में इसने गलती सही की है और ब्लू में इसने मशहूर जमाना एडजस्टमेंट की है। बैलेंस शीट के सवाल में कुछ नहीं करना, क्योंकि पेड वाला सिनेरियो है। सर पेड कहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो पेड ही है ना, फिर रिसीवेबल पेएबल तो नहीं है। बैलेंस शीट में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में से कुछ माइनस नहीं करना, बिकॉज बोले रिसीवेबल पेएबल
नील है, बोले बोले बोले, रिसीवेबल पेएबल नील है। लेकिन P&L में आप जरूर पूरा कैंसिल करें फॉर द ईयर। P&L में क्या कैंसिल किया करना है? फॉर द ईयर। और बैलेंस शीट में एज ऑन। अच्छा जी, ये डेफिनेशंस कर लें पहले पेज 26 पे। ये डायग्राम ये वही वाली है, वो डायग्राम वो जो IFRS 9 में और इधर करवा दी थी ना, ये डायग्राम ये वो है। बस इसको नोट्स अपलोड करते हुए शायद हम कैंसिल ही कर दें, ये क्या ज़रूरत है लिखने की। अच्छा जी, पेज 26 के ऊपर आएँ, फिर थ्योरी की रिवीजन भी करते हैं साथ। जी बैलेंस शीट में क्या कैंसिल होते हैं? रिसीवेबल पेएबल। और P&L में ये जो P&L में इनकम एक्सपेंस कैंसिल होते हैं, ये कभी भी वर्किंग 5 को हिट। लेकिन अगर कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर कर चुका है और वो एरर करने वाला S है, तो फिर वो वर्किंग 5 को भी हिट होगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है कि एक्वायरर कंट्रोल ले लेता है किसी बिजनेस का, बिजनेस से मुराद सब्सिडरी। पेज 23 है। ओहो, इसको सही कर लें, ऑनलाइन तो सही अपलोड होंगे। ग्रुप किसे कहते हैं? पेरेंट कौन होता है तो दूसरे को सब्सिडरी कौन होती है जिसे कंट्रोल किया जाए। ये कंट्रोल की डेफिनेशन आपको अगले सफे पे पढ़ाता हूँ। एक्विजिशन डेट, जिस दिन आपका कंट्रोल ऑब्टेन हो जाए। एक्वायरी कौन होता है? जिसके नहीं एक्वायरर पेरेंट होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ग्रुप की एज ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक, उनको सिंगल लीगल यूनिट दोनों अलग अलग हैं। कंपनी लॉ में पीटीसीएल और सब्सिडी अलग अलग रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने उनको क्या कह दिया? सिंगल। नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। प्री क्या होते हैं? आर द रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और पोस्ट from the date of acquisition of NCI. These are also known as minority interest, is an ownership position whereby shareholders own less than and has no control over the decisions. Next, separate financial statements are those presented by an entity in which the parent entity presents its investment in subsidiary at cost or in accordance with IFRS 9 or using ये जो मैंने आपको आज बात बताई है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी को भी हम कितने मॉडल्स के तहत रख सकते हैं? 3 मॉडल्स के तहत। अच्छा, ये तो आगे आ जाए पेज 24 पे। अच्छा, ये ना एक दो दफा MCQs में आया है। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स, बस इतना सही हाईलाइट करें, इन्वेस्टर कंट्रोल। आप कंट्रोल कब करते हैं सब्सिडरी को? ये चीजें जरूरी हैं क्योंकि ये थ्योरी भूल जाते हैं, फिर इसकी बेस पे कोई मेन सवाल पूरा हिट हो रहा होता है, वो फिर मसला होता है। इन्वेस्टर कंट्रोल तब ऑब्टेन करता है इन्वेस्टी का जब आपकी क्या आ जाए? पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। मतलब बताएं, मुझे ये बताएं कि डिविडेंड जो देती है सब्सिडरी पेरेंट को, ये एक रिटर्न है, बदला है कि तुमने मेरे शेयर खरीदे हुए। ये रिटर्न फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ये डिविडेंड है, डिविडेंड बाय S2P। एक्सपोज्ड का मतलब बताएं, एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न। P एक्सपोज हो गया है कि वो वेरिएबल रिटर्न ले सकता है। अगर वो कहीं बैंक में पैसे रखवाता तो फिर तो फिक्स मिलता, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करके लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गया कि इसको वेरिएबल रिटर्न ही मिला करेगा।
लेकिन उसके लिए इसको इन्वॉल्वमेंट की इजाजत है जाके सब्सिडरी में जाके खेले, डिसीजन ले, वो हमने खुली छूट दे दिया। तो अगली बात मजे की सुने, यू हैव एबिलिटी टू यूज योर पावर टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स वेरिएबल रिटर्न, और वो वेरिएबल रिटर्न वेरी करेंगे हर साल, लेकिन आपके हाथ में है। आपने डिसाइड करने डिविडेंड 12% देना या 15% देना है, वेरी जरूर करेंगे हर साल, आपके हाथ में होने की वजह से फिक्स नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जितने प्रॉफिट आएंगे आप उतने ही घर लेके जा सकेंगे। आप पागल तो नहीं है कि 15% डिविडेंड ले जाए, पैसे ही नहीं पड़े हुए। अब 3 बातें बताएं कंट्रोल के लिए। नंबर 1, पावर ओवर द इन्वेस्टी। असल में सब्सिडरी वो है जिसमें ये 3 बातें पाई जाएं। सब्सिडरी वो नहीं है जिसके आप 51% शेयर खरीदें। सब्सिडरी ये है। कंट्रोल जिस पे आए, कंट्रोल किस पे आता है? नंबर 1, यू हैव, 3 लफ्ज आएंगे, यू हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी, यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल from your involvement with investee, and you have ability to use its power over the investee to affect the amount of return. ओके, अब बस आगे नहीं पढ़ना, ये जितना मैंने हाईलाइट किया वही बस बोल्ड में। यानी कि पीटीसीएल ही मेन जो है वो बैठा होगा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, तो वो जाके जो है वो डिसीजन ले लेंगे। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि कंट्रोल एज्यूम किया जाता है, एग्जिस्ट करता है जब आमतौर पे 50 से ऊपर शेयर आपके पास आ जाए, अनलेस क्या हो, वो हमने फिर आगे पढ़ा था। कई दफ़ा आपका डिफेक्टो कंट्रोल आ जाता है। उसका ये तरीका था कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 45% आप हैं, बाकी 11% वाले हैं। तो इधर आपका डिफेक्टो कंट्रोल आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, अगर 45% आपके पास है ना, और बाकी शेयर होल्डर के पास, बाकी किसी एक के पास 55 नहीं है, बाकी 2-3% वाले काफी सारे शेयर होल्डर हैं, फिर आपकी पावर आ गई है, आप एक्सपोज हो गए हैं, और आप ये तीनों बातें पूरी हो सकती हैं। ये कंट्रोल की डेफिनेशन है। और पावर कैसे ऑब्टेन करते हैं? कंट्रोल और पावर एक ही बात चलेगी साथ। और एक और हमने पढ़ा था, कंपनी माइट कंट्रोल एन अदर कंपनी इवन इफ इट ओन्स शेयर्स व्हिच गिव इट लेस देन हाफ ऑफ वोटिंग राइट बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट विद द अदर शेयर होल्डर्स। अब मेरे पास तो 45 है, लेकिन दूसरों के पास 20-35 हैं, तो मैंने इन दोनों में से किसी एक को, दोनों को मनवा लिया, बल्कि दोनों में से एक भी मनवा लूं वैसे चल जाएगा। इसने अदर शेयर होल्डर्स को मनवा लिया कि मुझे ही कंट्रोल एक्सरसाइज करने देना। वो तो अब एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ये लोग कुछ भी हैंकी फैंकी करेंगे हम दिखा देंगे, ये लिखा हुआ है कि तुम लोगों ने कहा था कि आप नहीं बोला करोगे, मैं ही बोलूंगा जाकर। तो फिर भी आपका क्या बन गया? कंट्रोल। तो अगर हमारे पास डिफेक्टो कंट्रोल है तो भी कंट्रोल है, यानी बाकियों के पास छोटे छोटे शेयर्स हैं, अगर बाकियों के पास बड़े शेयर हैं लेकिन मैंने उनका मुंह बंद करा दिया है तो भी मेरा कंट्रोल है। ये तो लिखा हुआ था कि पेरेंट कब सब्सिडियरी को कंसोलिडेट नहीं करेगा, सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। सारी सब्सिडियरी को कंसोलिडेट करने कोई ग्राउंड नहीं है किसी को एक्सक्लूड करने का। पेरेंट और सब्सिडियरी की यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सब्सिडियरी को पेरेंट पे ले आएंगे, पेरेंट को सब्सिडियरी पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एसोसिएट जो मर्जी करे। एक्विजिशन मेथड वो है जो आज हमने इसका नाम रखा है, ये काटें इसको। अच्छा जी, नेगेटिव गुडविल और ये सारी डिस्कशन, इसमें ऐसा कोई इतना मसला नहीं था। ओके, कंट्रोल एक्विजिशन मेथड मोर देन 50%, ये मोर देन 50 नहीं है, अब ये बात नहीं है बाबा, ये नहीं है, इसको खत्म करें बस, ये तो बातें ही कुछ हो रहे हैं। ये तस्वीर खींचो, ये मोर देन 50% वाला चक्कर खत्म करें आप। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और इक्विटी मेथड। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसके ऊपर हो हमारी एसोसिएट होती है, उसको कौन सा मेथड लगाते हैं? इक्विटी मेथड। अब आप यही बात जाके जो है वो देखें IS 28 के अंदर। अच्छा, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट का सवाल मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। लेटेस्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि हमारे पास 45% शेयर्स हैं, डिस्पाइट होल्डिंग 45% शेयर GL कंट्रोल्स SL। GL कंट्रोल्स SL, बात ही खत्म हो गई। आप आई के कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहने दी, पेज ना पूछा करें, कभी लिखा भी होता नहीं। डिस्पाइट हैविंग 45% ऑफ SL शेयर्स वी कंट्रोल SL ड्यू टू एग्रीमेंट विद द बैंक दैट ओन्स 15% शेयर। एक को साथ मिला लिए, टोटल हमारे पास 60 हो गए हैं, और उसने कहा जो तुम कहा करोगे वो मैं कर दिया करूंगा, बस तुम ऐसा किया करना, मेरा जो अपना जूता मेरे जूते पर दबा दिया करना, फिर जो तुम बोलोगे वही मैं बोलूंगा। तो इस वजह से हमने इसकी जी
हम्म, हाँ NC 55 पे है, ठीक है, तो फिर यही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं आप? भाई प्लीज इन रियलिटी हम जो है वो आप मेरे मेरे भाई 40 जब जब बांटने की बारी आएगी ना CRE NCI, तो बैंक का हिस्सा मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाल सकता। बैंक को समझ गए हम बात, मतलब बैंक को चुप करवाया है और कंट्रोल लिया है कंसोलिडेशन करने के लिए। आप कंसोलिडेशन करेंगे क्योंकि ये मेरी सब्सिडरी बन गई है। अगर ये बैंक वाला एग्रीमेंट ना होता तो ये मेरी एसोसिएट थी, क्योंकि 50 से कम थी, 45 थी, फिर ये मेरी एसोसिएट थी, फिर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। अब कंट्रोल साबित होने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर 60% लेके चला जाऊं। पेरेंट पेरेंट शेयर ऑफ पेरेंट ओनर्स जब निकालूं, चाहे वर्किंग 5 में निकालूं चाहे कहीं भी निकालूं, मैं कहूं जी 60% मेरा, मेरा भी सारा मेरा, और एस का 60% मेरा नहीं। एनसीआई विल बी अल्हम्दुलिल्लाह 55%, बिल्कुल सही कहा आपने। एनसीआई जो है वो 60% नहीं होगी। नहीं, उसने उसने बताया हुआ है नोट क्या डालना, ये देखो, बस उसने लिखा है जीएल कंट्रोल जैसा, खत्म बात। ओके, अच्छा हम तो इसकी थ्योरी की तरफ आ रहे थे। एसोसिएट वो होता है जिसके जिसके हमारा क्या है बोलें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? इज अ पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल भी और डे टू डे के मैटर्स में ऑफ रेशनल पॉलिसी डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टी, बट इट इज नॉट अ कंट्रोल ऑफ द, कंट्रोल नहीं है लेकिन पावर टू, अगर एक एंटिटी होल्ड करती है 20% या 10 शेयर्स किसी और के, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि अल्लाह का शुक्र है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। होल्डिंग 20 to 50% शेयर्स देयरफॉर मींस जनरल रूल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कन्वर्सली ये भी assumption है that significant influence does not exist अगर आप होल्ड करते हैं लेस देन 20, तो लेस देन 20 में नहीं है, 20 से ऊपर है। इस लेस देन 20 वाली प्रिजम्पशन को की धजियां बखेर दी जाएंगी अगर इन पांचों में से आप कोई एक हरकत कर लें। तो फिर 15% शेयर भी ओन कर रहे होंगे हम, तो वर्किंग 7 में 15 लगा देंगे, क्योंकि हमारा इन पांचों में से कोई एक बात पाई जा रही है। ये पांचों तो याद करनी पड़ेंगी। ओके, A substantial or majority ownership by another investor does not stop an entity, ये बात अलग से थी, आसान सी, ये आपको बताई थी। अच्छा जी, अच्छा एसोसिएट को भी आप उसी तरह एक्सक्लूड कर सकते हैं वर्किंग 7 से, अगर ये चार शराइत जो पेरेंट में पड़ी थी वो पाई जा रही हैं, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इक्विटी मेथड में क्या होता है वर्किंग 7 में बताएं? इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, इनिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है कॉस्ट पे वर्किंग 7 में, एंड एडजस्टेड देयर आफ्टर पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन इन्वेस्टर्स शेयर्स ऑफ इन्वेस्टीज नेट एसेट द। अब इधर पोस्ट आरई डाली जाती है और पोस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस डाला जाता है। और पीएनएल में क्या होता है? द इन्वेस्टर्स प्रॉफिट इंक्लूडेड शेयर ऑफ इन्वेस्टीज प्रॉफिट एंड द इन्वेस्टर्स ओसीआई शैल आल्सो इंक्लूड द शेयर्स ऑफ इन्वेस्टीज ओसीआई, यानी कि वर्किंग नंबर 5.1 और 5.3 ये डाली जाती है। ये कौन सा मेथड है? इक्विटी। बाकी ये बातें बहुत दफा हो चुकी हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है। अच्छा, इस सारी डिस्कशन के बाद अब कंक्लूड हमने ये करना था कि हमने जो है वो एमसीक्यू नंबर 20 करना है, बाकी ऑल इज डन। बस ये क्वेश्चन 9 का 6 रह गया, ये फिर देख लेंगे। एमसीक्यू 20 कर दें, पॉज कर दो भाई जरा।
शाह जमान की counted for which of the following should be counted as an associate? Shah Zain 18% of equity capital of company A है हमारे पास. Shah Zain is the largest shareholder in this company, has a director on its board. बस ये मेन बात है और आगे मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज भी एक मेन बात है. तो इन दोनों बातों की वजह से ये क्या बन गई? एसोसिएट. 23% है हमारे कंपनी बी की. शाह जैन हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये वो आप वाली बात जो आपने पूछी थी. एंड टेक्स नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. द अच्छा, अब ऐसे अल्फाज कहीं स्टैंडर्ड में नहीं लिखे हुए, वो आप देखें किस तरह वीक कर रहा है उसको. ना तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने देंगे, नो पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी पॉलिसी और उनमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं चला सकेंगे आप. मैनेजमेंट में आपको आने नहीं दे रहे. अगर मैनेजमेंट में आपको आने नहीं दे रहे तो यहां से हिट हो रही है डेफिनेशन. डेफिनेशन थी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या थी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या थी? हमारे एसोसिएट वो बनती है ना जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो. तो ये देखें, यू हैव पावर टू पार्टिसिपेट. अगर वो आपको मैनेजमेंट में नहीं आने दे रहे तो कैन यू डू यू हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन? ये डेफिनेशन बेसिकली हिट हुई है. वादे तौर पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सवाल में, ये डेफिनेशन हिट हुई है. Majority shareholders in company B have historically used their combined voting rights to throw away the Shah Zain off the board. और बोर्ड्स में आने की कोशिश करता है तो वहां से निकाल देते हैं. मैनेजमेंट में वैसे ही पार्ट नहीं लेने दे रहे. तो हाँ भाई, FRS साइन लगेगा. एक्सेलेंट. नेक्स्ट, 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स. तो और वो एक स्टूडेंट ने बोला था कि जनरल रूल तो यही है कि 20 से ऊपर है. बिल्कुल जनरल रूल यही है, 20 से ऊपर वाली सब एसोसिएट है. जब ये लाइनें ना लिखी हों, अब ये लाइनें लिख के उसने फिर भी वीक कर दिया उसको 23% में. 50% of the equity shares capital of company C, remaining 50% is unrelated party, policy decisions agreed by both. ये उसको MCQ नहीं डालना चाहिए था. ये जॉइंट कंट्रोल टाइप चीज है जो हमारे स्कोप की नहीं है. ये तो 50-50 दोनों ऑन कर रहे हैं, तो नहीं, इसको निकाल देना चाहिए उसको MCQs. ये हमारे स्कोप की बात नहीं है. 51 से ज्यादा हो नहीं, ये कुछ हो रही है, जॉइंट वेंचर टाइप चीजें हैं, ये नहीं है हमारे सिलेबस में. नहीं है ना एसोसिएट. अब ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये 50-50 वाला इसको डालनी नहीं चाहिए थी ऑप्शंस, क्योंकि ये हमारे स्कोप में नहीं है. 50-50 वाली ना डालिएगा. अगर 50 हो और बाकी 20-30 उस तरह के, फिर 50 को आप एसोसिएट समझ लें, वो और बात है. लेकिन 50-50 को एक्सक्लूड करें, ये ऑप्शन उससे देनी नहीं चाहिए थी. आउट ऑफ सिलेबस टाइप है ऑप्शन. 46% शेयर्स हैं कंपनी डी के. अदर शेयर होल्डर्स आर स्प्लिट इनटू छोटे छोटे इन्वेस्टर्स. शाह Zain nominates 8 of the 10 directors under a written agreement between the two companies. भाई असल लाइन ये थी, ये डिफेक्टो कंट्रोल है हमारा, ये हमारी सब्सिडरी है. हालांकि 46 हैं, फिर भी ये हमारी क्या है? वाई बता देना किस वजह से? डिफेक्टो कंट्रोल. अगर बाकी शेयर होल्डर छोटे छोटे हों तो 46 वाले की ही चलती है. बाकी चला रहा है वो अपनी 10 में से 8 डायरेक्टर, ये लाइन इतनी रेलिवेंट नहीं है. तो इस वजह से ये सब्सिडरी बन गई हमारी. कंसोलिडेशन करेंगे इसकी. वो नहीं, वो एसोसिएट आप लोगों ने जो कंपनी लॉ में पढ़ा है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता. सब्सिडरी है वो, एसोसिएट पहले बनती है. एसोसिएट की तो डेफिनेशन ही मैंने आपको बताया भाई, कंपनी लॉ में कुछ हो रहा है. एसोसिएट में वो तो पेरेंट, सब्सिडरीज और कॉमन डायरेक्टर वाले सबको एसोसिएट नाम दे देता है. और इधर एसोसिएट से मुराद IS 28 है, जिसमें आपका क्या हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. वो तो डेफिनेशन ही लगा. एसोसिएट वो तो फाइनल अकाउंट के एतबार से हमने बात की थी. एसोसिएट एक ब्रॉड टर्म्स है, एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज एक ब्रॉड टर्म्स है. और कंपनी लॉ खोल के डेफिनेशन दिखाई थी. एसोसिएट में तो पता नहीं उसने कौन कौन डाला हुआ था, पेरेंट भी डाला हुआ था, सब्सिडरी भी डाला हुआ था. वो तो कंपनी लॉ के एसोसिएट की डेफिनेशन है, हमारी तो और है डेफिनेशन IS 28 करते हुए. ओके. अच्छा, यहाँ पर एक दो जरा IFRS 3 और 10 के भी खोल लें ताकि वो भी साथ जी हैं डिस्कस हो जाए. इसमें मैं डाल दूंगा, ये क्वेश्चन 1 भी हमने किया था थोड़ा सा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी किया था थोड़ा सा. अच्छा, वो खोलें जरा, फिर आपको पूरा प्लान बता देते हैं हमारा क्या क्या रह गया. IFRS 3 और 10 के MCQ जरा.
ओए होए, ये तो मुझे देख के बचपन याद आ गया था। कल 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 जो हमने किया था, ओए होए, बहुत मज़ा आया था ना कल। कि कितने लोग थे, 4-5 थे ना। ओए होए, हाय हाय, बहुत बहुत चीज़ें रिवाइज हुई थी। तो कर लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा। ये पता नहीं आधे पौने घंटे में डिस्कस हुआ था। किधर है वो? इस, हाँ ये। अच्छा, मुझे एक दो स्टूडेंट ने बताया था कि लेट कर दें, लेकिन अगर रीज़न बता दी होती तो हम और ज़्यादा लेट कर देते इसको। हाई लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर कंपनीज। हाई लिमिटेड के नंबर ऑफ रिलेशन है अदर कंपनीज के साथ, बड़ा लेवल है इसका। तो पढ़ लें जी 1 और 2। जी, फॉल लिमिटेड हैज़ in which of the following is high limited necessarily the parent? High limited has 50,000 non-voting and 1 lakh voting. अच्छा, नॉन वोटिंग शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस होते हैं ना, तो इसकी बेस पर डिसीजन नहीं होना। हैज 1 lakh वोटिंग शेयर्स इन इशू, फॉल के टोटल शेयर्स 1 लाख हैं। फॉल ने इशू किए हुए, मैंने बाय किए हुए, सब्सिडरी ने इशू किए हुए, मैंने बाय किए हुए। उसने 1 लाख इशू किए हुए शेयर्स विद ईच शेयर रिसीविंग द सेम डिविडेंड। हाई ओन्स फॉल लिमिटेड्स 40,000 ऑफ इट्स वोटिंग शेयर्स। नहीं भाई, एज अ जनरल रूल ये सब्सिडरी नहीं बनेगी 40% से, अनलेस की डिफेक्टो कंट्रोल में लाइन डाल दे, वो नहीं डाली इसने, तो ये नहीं बनेगी। 40% है सिर्फ। तो ये पेरेंट सब्सिडरी बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, पेरेंट एसोसिएट कोई रिलेशन नहीं होता, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन पूछना चाह रहे हैं। ऊपर पेरेंट का लफ्ज लिखा है ना। हाई लिमिटेड ओन्स 49% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मिडल लिमिटेड and 52% of its non-redeemable preference shares. 49%. As a result of these investments, High Limited receive variable returns and has ability to affect those returns through its power over the middle limited. वो जो कंट्रोल की डेफिनेशन है वो पूरी होती है बेसिकली, तो इसलिए 49 की वजह से इसको क्या बना दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेक्टो कंट्रोल है, हो सकते हैं बाकी शेयर होल्डर बड़े हों, ये भी नहीं मैं कह रहा कि दूसरे शेयर होल्डर से एग्रीमेंट हो गया, लेकिन पावर की डेफिनेशन मीट हो रही है, तो वो डेफिनेशन मीट हो रही है, हाँ, इसकी वजह से आप इसको कर देंगे। तो कौन सी ऑप्शन है? बी। अच्छा जी, which of the following is not included in the definition of control? Having power over the investee, having exposure to variable returns, having the majority of shares in the investee, having ability to use its powers over the। अब आप लोगों को जो है वो ये डेफिनेशन से बाहर की चीज है, ये डेफिनेशन से बाहर की चीज है ना, हमने डेफिनेशन पे रहना है। कंट्रोल कैसे लेते हैं? मेजॉरिटी शेयर लेने से? नहीं नहीं नहीं, मेजॉरिटी शेयर लेने से कंट्रोल नहीं आता। कंट्रोल तो इन 3 चीजों की वजह से आता है। असल में डेफिनेशन पे रहना ना, वरना तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन लग रही है जो आप समझ सकते हैं कि इंक्लूडेड विद इन अ डेफिनेशन, लेकिन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन उसने पूछा हुआ है। वैसे तो आम सवाल आए तो मेजॉरिटी शेयर्स की वजह से सब्सिडरी बन जाती है, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन का लफ्ज यूज कर रहा था। ये 50 देख लें भाई, ये पावर ओवर द इन्वेस्टी लफ्ज है, पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ, ये नहीं है, ये लफ्ज है असल में। उधर पावर ऑफ टू इन्वेस्ट, पावर ओवर इन्वेस्टी, तो ये इसने अपनी तरफ से लफ्ज निकाला है। बस ठीक है, इसको अब छोड़ें। और जी, ये कौन सा एमसीक्यू था? किधर है? 50 पेज।
बस ठीक है, 9 का 6 रह गया, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैं डियर, अब जो रह गया वो देख लें एक दफ़ा, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं स्काई ब्लू से, येलो से। एक तो हमारा जी ये रह गया क्वेश्चन 6 की रिवीजन भाई ने कही थी, वो मेरी नज़र में भी इंपॉर्टेंट है इसलिए, वरना कही तो बाकियों ने भी बहुत सी चीज़ें थी। डिस्टिंक्ट की रिवीजन ये भी हमने करवानी है, ठीक है। इसके बाद फाइनल अकाउंट की तरफ मैं आता हूँ। ये पास पेपर क्वेश्चन 3 और 5 की हमने रिवीजन करनी है। तो ये डिस्टिंक्ट की रिवीजन, क्वेश्चन 6 की रिवीजन, पास पेपर क्वेश्चन 3 की 5 की रिवीजन, ये कुछ 10-15-20 मिनट का काम है, या हो सकता है डिस्टिंक्ट की रिवीजन में थ्योरी लिखवाते हुए आपको मुझे टाइम लग जाए। ये सारा है। ये क्वेश्चन 6 पास पेपर का नहीं है, वो मैं बताऊँ कौन सा था, वो मैं बताऊँगा आपको कौन सा है। अच्छा अब हमारे पास 10 मिनट है, हम और फिर हमने जो है वो ये वाला सवाल करना है जुमे के बाद आके। ये वाला सवाल मेन सवाल है हमारा, 1.5 घंटा तकरीबन ले जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा, और ये भी इंशाल्लाह जुमे के बाद ही हम करेंगे MCQs। तो सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सारी, कोई ऐसा सच वो नहीं है। ये मैं देख लूँगा करवाना है या नहीं करवाना। थर्ड शेड्यूल पेज 626 और डायग्राम गिवन इन क्लास। डायग्राम गिवन इन क्लास में खोल देता हूँ और इसको मैं कंपेयर करवा देता हूँ। मैंने बड़ा कई दफ़ा सोचा था कि रिवीजन प्लान में ये पेज डालूं या ना डालूं। पेज नंबर कौन सा है बोला मैंने? 626। भाई वो अब्दुल्ला को कहिएगा लिंक भेज दें ज़रा कॉल करके। 626 बेसिकली ये सफ़ा है जिसको हमने स्किप करके ये सफ़ा बनवा लिया था, तो ये असल में सफ़ा था। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्या होना है, तो ठीक है आप लोग रिवीजन प्लान में पेज 626 को डाल दीजिएगा। बॉर्डर लाइन कुछ जगह पे क्लियर है, कुछ जगह अनक्लियर है, इसलिए हमने छोड़ दिया था क्योंकि आईकैप इस बारीकी में जा नहीं रहा। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि 1 बिलियन शेयर में एग्जैक्ट 1 बिलियन वाले ने कहां जाना है। ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत सवाल है। तो यहां अल्लाह का शुक्र है वाज़ेह गाइडेंस अवेलेबल है कि 1 बिलियन और मोर वाली क्या है, लार्ज कंपनी। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैसेज दर्जन में रख रहे हैं 1 बिलियन वाली भी लार्ज है। 1 बिलियन बड़ी चीज है तो 1 बिलियन वाली भी लार्ज है, और अगर लेस देन 1 बिलियन है तो। लेकिन हमारी डायग्राम से ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेरे ख्याल से कोई आईकैप इतनी टेस्टिंग करता नहीं। लेकिन ठीक है सवाल जेन्युइन था, इसका जवाब भी मैंने देना था, ऑनलाइन में भी किसी ने पूछा हुआ था। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे आ जाए ना, पब्लिक अनलिस्टेड, तो यहां पे देखें आप, उसने अजीब सा लॉ ड्राफ्ट किया हुआ है। इधर इसने लिखा हुआ है 200 और अबव, और इधर लिखा हुआ है मोर देन 800 और मोर देन 750। अब अपने अंदर ही लॉ कंसिस्टेंट नहीं है। इधर इसको इस तरह लिखना चाहिए था मोर देन 200, मोर देन 800, मोर देन 750। लेकिन उसने क्या लिखा है, इधर 200 और इधर 800 और मोर नहीं लिखा, इधर मोर देन 800 लिखा है। ठीक है, हमने तो झटकर तरीका लगाया था 200, 800, 750। ठीक है, तो और नीचे आया है, उसने फिर उसी थीम को कायम रखा है। उसने लेस देन 200, 200 वाला इधर आ गया ना, 200 वाला इधर आ गया, 201 वाला भी इधर आ गया, तो 199 वाला इधर आया। अच्छा इधर आए एम्प्लॉइज, मोर देन 750 इधर आ गए, तो 750 वाले। ठीक है, तो यहां तक उसने टेबल बिल्कुल सही बनाया। उसके टेबल बनाने पे एतराज नहीं है क्योंकि ये इन दोनों से कंसिस्टेंट नहीं है, ये मैं मान रहा हूं। ये अंग्रेजी इन दोनों से कंसिस्टेंट नहीं है, इसी वजह से ये अंग्रेजी भी इन दोनों से कंसिस्टेंट नहीं है। अप टू 800 में 800 भी आ जाता है, 800 और लेस। ठीक है, 800 और लेस इसका मतलब है 800 और लेस। अब इतने बॉर्डर लाइन पे रख के वो आपको टेस्ट करे, मेरा नहीं ख्याल इतने बॉर्डर लाइन पे रख के टेस्ट करेगा, और इतनी बारीकियों में आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। यही मसला शायद इधर भी है, 200 और मोर, मोर देन 800, मोर देन 750, और इधर तो एक और भी स्यापा है, ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 200 अप टू 10। तो इतनी बारीकी में किसी ने चीजें देखनी है तो भाई अब खुद देख ले, मेरा नहीं ख्याल वो इस साइड पे जाएगा। तो और इस तरह याद भी कितना करेंगे और कितना रहेगा आपको याद, तो ऐसा करने की जरूरत, कम से फॉरेन कंपनी चले, कम से कम याद बस रख लें, और बाकी चीजें ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट SECP एंड आईकैप। SECP और आईकैप के अंदर एक फर्क आता है जो MCQs में वो टेस्ट करता है, पेज 627 पे, बस ये हाईलाइट कर लें।
एससीसीपी का रोल क्या है? डिसाइड एन अकाउंटिंग रूल दैट मस्ट बी अप्लाइड बाय कंपनीज इन पाकिस्तान। और आईकैप का क्या कहते हैं, रोल क्या है? आईकैप रेगुलेट्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये छोड़ेंगे, इट इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नोटिफिकेशन बाय। अच्छा, अब स्टेप वाइज अप्रोच ये है कि बाहर स्टैंडर्ड बन जाता है, बाहर स्टैंडर्ड बन के आईएफआरएस में छप जाता है, आईकैप भी उसको आईएफआरएस में छाप देता है। अब आईएफआरएस में छापने का मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में लगता है, आईकैप फिर रिकमेंड करता है। अभी भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पाइपलाइन में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए वो अभी अलाउ नहीं कर रहे एससीसीपी वाले कि ये स्टैंडर्ड आपने लगाने शुरू किए तो कंपनीज ने बड़ा रोने लग जाना है। तो फिर वो आईएफआरएस के कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे, फिर आप बताया करो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करे, वो आईएफआरएस की बातें हैं। हमारा आईकैप का बस इतना सा काम है, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो हम तो सिर्फ इतना सा कर सकते हैं, किधर है लफ्ज ये, हम तो बस इतना सा कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते कि एससीसीपी को कह दें। बाकी एससीसीपी तो आपको पता है, फिर तो बाप है, वो फिर डिसाइड कर लेगा कि इसको अभी लगाना है पाकिस्तान में या नहीं लगाना। तो ये 1-2 नंबर का कभी एमसीक्यू आ सकता है। बस फ्री करें आपको, बस अल्लाह का शुक्र है यार, दैट्स नाइस। हमारा मेन टाइम जो है वो इसके ऊपर लगना है। पास पेपर का क्वेश्चन 4 एक सवाल है, अच्छा इसको हम करेंगे। अच्छा, जनरल डिस्क्लोजर्स को रिवाइज कर लेंगे, ये भी सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही बच गई ना बस। अब बस ये पॉइंट 4 पढ़ें और जाएं, येलो वाली लाइनें इंशाल्लाह रहेंगी, क्लास के बाद करेंगे, लेकिन इसके बड़े 2 अच्छे एमसीक्यूज हैं, बाकी भी एमसीक्यूज हम करेंगे फाइनल अकाउंट के। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट समझे बगैर आप जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पेज बनाया हुआ है 631, पेज 631। सवाल में बैलेंस शीट मांगी हो, ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिंक दिया हुआ है, इसको छोड़ दें। सवाल में बैलेंस शीट मांगी हो, P&L मांगा हो, स्टेटमेंट इन इक्विटी मांगी हो, कैश फ्लो मांगी हो, नोट्स में लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस और बेसिस ऑफ प्रेपरेशन। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, हम आईएफआरएस और कंपनी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो सारा ऊपर करवाया हुआ आपको, अकाउंटिंग कन्वेंशन और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस आपको पता है सवाल में पहली लाइन में दी होती है, वो हम लिख दिया करते हैं जब भी हमसे नोट मांगे। आज तक कभी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन का नोट बनाना नहीं आया। ये हमने बनाया हुआ है सारा, ये हमने बनाया हुआ है सारा। कोई मुझे इसका पेज नंबर बता दें, हमने जो माउस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हुई हैं उसके ऊपर हमने ये सारा जो है वो पेज आपको पढ़वाए हुए हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी पढ़ाई हुई हैं और सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वो जो हमारी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी किताब के अंदर। पेज नंबर दिखा देना, ऐसा ना करें ना। अब तो अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो ठीक है, आपने पढ़ाया होगा, बस हमने भी तो। हाँ, नेस्ले वाली माउस, माउस बोला था मैंने, ओहो वो पिछली किताब में माउस, पिछली से पिछली से पिछली से पिछली किताब में माउस में थी। तो 610 के ऊपर लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस है, और 610 पे ही बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड आगे फिर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। पेज नंबर जी, मैं वही डिस्कशन शुरू करते हैं। और फिर कोई आइटम है जो बैलेंस शीट के साथ लिंक होते हैं, आपको इसमें तो याद है ना, शेयर कैपिटल के नोट बनते हैं। हमने लास्ट क्लास में नॉन करंट एसेट में लोन रिसीवेबल का नोट बनाया था, करंट एसेट में डेटर वगैरह के नोट बनते हैं, वो जो बैलेंस शीट के साथ चीज़ें लिंक होती हैं। और इसके बाद एसओसीआई में जो है वो हमें 5 डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन वैसे हम आपको पता है रेवेन्यू का भी डिस्क्लोजर बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का भी, एडमिन के भी, ये आइटम्स लिंक होते हैं एसओसी के। और अदर डिस्क्लोजर्स हैं जिसमें जनरल डिस्क्लोजर्स वगैरह आ जाते हैं। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के हमने जज करना है कि इसको कैसे लेके चलना है। जुमा पढ़ के आ जाए तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद चलते हैं। ये मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। एक लाइन सवालों में अक्सर लिखी होती है,
प्रिपेयर नोट्स, इन सबको नोट्स कहते हैं, प्रिपेयर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड। अकाउंट्स बना दें लेकिन नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे ये लाइन ना लिखी हो तो क्या करना है, सभी तो हो सकते हैं लाइन लिखी ना हो तो क्या करना है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे ये लाइन ना लिखी हो तो क्या करना है, या ये लाइन लिखी हो तो किस हद तक वो नोट्स बना के आने। ठीक है, जाए 2:15 बजे इंशाल्लाह मिलते हैं। बंद कर दो भाई दूसरा पार्ट।